फर्स्ट ऑफ ऑल हाय, गुड आफ्टरनून हीना, ऋतु, तनीषा। हम लोग करने वाले हैं रिवीजन ऑफ सीपीसी बिकॉज वी नो दैट हरियाणा इज नियरिंग। ठीक है, किसी भी टाइम पे इट कैन बी आउट। सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू इज आई थिंक, हाँ, जितना रिवीजन हो पाएगा उतना करते हैं। ठीक है रजे? ओके, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं सीपीसी 1908। ठीक है, second, I have to change the color of the board. How can I do that? Okay, आई होप इट्स वर्किंग फाइन नाउ। यस, तो हम जानते हैं सीपीसी को अगर देखा जाए, पहले तो हम लॉज देखते हैं। लॉग को मैं डिवाइड करना चाहूं तो मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगी, सब्सटैंटिव लॉज एंड प्रोसीजरल लॉज। सब्सटैंटिव लॉज कौन से होते हैं? सब्सटैंटिव लॉज बेसिकली ऐसे लॉज होते हैं जो बेसिकली हम सब जानते हैं, लीगल राइट्स एंड ड्यूटीज बताते हैं, जो नया राइट क्रिएट करते हैं, कॉन्फर करते हैं, डिटरमाइन करते हैं एंड डिफाइन करते हैं। तो एक सब्सटैंटिव लॉ ऐसा लॉ है जो सीसीडीडी करता है, क्रिएट्स, कॉन्फर्स, डिटरमिन्स एंड डिफाइंस ऑल द लीगल राइट्स एंड ड्यूटीज। उसके बाद प्रोसीजरल लॉ की बात आ जाए तो प्रोसीजरल लॉ पीपीएम करता है, वो प्रैक्टिस में कैसे लाना है इन लॉज को वो बताता है, प्रोसीजर क्या रहेगा वो बताता है, और मशीनरी क्या होगी उसके बारे में भी बताता है। तो बेसिकली हमारे पास सब्सटैंटिव और प्रोसीजरल दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये पीपीएम करता है और ये सीसीडीडी करता है, जस्ट टू मेमोराइज। ठीक है, उसके बाद हमारे पास पॉइंट आता है कि क्या सब्सटैंटिव लॉ बड़ा है या प्रोसीजरल लॉ बड़ा है। हम जानते हैं नाम में ही सीपीसी का नाम है द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। ठीक है, एक्ट नंबर देखो क्या है। एक्ट नंबर है, सीपीसी का एक्ट नंबर इज 5 ऑफ 1908। तो 1908 में जितने एक्ट बने थे, प्री का क्वेश्चन है, उसमें से 5th नंबर जो था वो सीपीसी का था। ठीक है, तो मैंने आपको भी बोला कि सब्सटैंटिव और प्रोसीजर का नाम है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, तो पता तो लग गया कि ये प्रोसीजरल लॉ है। बात आती है सब्सटैंटिव और प्रोसीजर में अगर लड़ाई हो जाती है तो बड़ा कौन, सब्सटैंटिव बड़ा है या प्रोसीजरल बड़ा है? इसके लिए आप देखो, सब्सटैंटिव लॉ जो है ना वो ज्यादा बड़ा है। अगर कहीं लड़ाई हो जाती है तो सब्सटैंटिव की बात मानी जाएगी। कैसे पता लगता है? इसके लिए हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है, स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस श्यामलाल मुरारी। स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस श्यामलाल मुरारी 1976, एज फार एज आई एम एबल टू रिकॉल, 1976 की जजमेंट है, जिसमें बोला गया था कि यार देखो, प्रोसीजर को तोड़ा मरोड़ा जा सकता है, प्रोसीजर इज द हैंडमेड ऑफ जस्टिस, प्रोसीजर इज द हैंडमेड ऑफ जस्टिस। ठीक है, और प्रोसीजर एड करता है, ऑब्स्ट्रक्शन नहीं करता, ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करता क्या कहते हैं, सब्सटैंटिव को। ठीक है, प्रोसीजर जो है वो एक टायरेंट की तरह काम नहीं करता, एक सर्वेंट की तरह काम करता है, एंड नॉट अ टायरेंट। ठीक है,
तो बेसिकली ये बात बोली गई थी स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस श्यामलाल मुरारी 1976 सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी, इसमें बोली गई थी। इसके बाद हमारे पास आ जाता है, अपने को ये तो समझ आ गया कि बड़ा कौन है दोनों में से, ठीक है। बात आ जाती है कि एक कॉज ऑफ एक्शन क्या होता है। सीपीसी में इतनी बार वर्ड सुन लिया कॉज ऑफ एक्शन। कॉज ऑफ एक्शन होता क्या है? बेसिकली कोई ऐसी वजह जिसके कारण आप रिलीफ मांगने कोर्ट में जा सकते हो, वो आपका कॉज ऑफ एक्शन है। समथिंग दैट हैज अरिजन बिकॉज ऑफ विच you can go to the court and claim a relief. The first case was Reed versus Brown, जिसमें ये बात बोली गई थी कि एनीथिंग जिसके कारण, सारी चीजें मिला के जिसके कारण आप कोर्ट में जाते हो रिलीफ मांगने, वो कॉज ऑफ एक्शन हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास आया केस राजस्थान हाई कोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें ना दो व्यूज लिए गए कि कॉज ऑफ एक्शन होता क्या है, इसके दो व्यूज लेते हैं। एक उन्होंने लिया एनलार्ज्ड व्यू, एक उन्होंने लिया रिस्ट्रिक्टेड व्यू। तो एनलार्ज्ड व्यू और रिस्ट्रिक्टेड व्यू में क्या फर्क है? एनलार्ज्ड व्यू कहता है देखो आपके पास, रिस्ट्रिक्टेड व्यू को तो रिजेक्ट ही कर दिया गया, तो हम वो नहीं पढ़ेंगे तो भी चल जाएगा। एनलार्ज्ड व्यू को अडॉप्ट किया गया था। एनलार्ज्ड व्यू में क्या कहा गया कि देखो यार, जितनी भी चीजें मिला के, ऑल द बंडल ऑफ फैक्ट्स which should be taken to the court and on the basis of which you are going to claim your relief will be called as a cause of action, will be called as a cause of action। ठीक है, तो ये बोला गया राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और एक हमारे पास दो केस और थे, देयर वाज ब्लूम डेकोर वर्सेस देसाई, I don't remember the name. It was Subhash Desai. I don't know. Bloom Decor versus Desai, and the next one was Hari Shankar Jain versus Sonia Gandhi. जिसने बोल दिया कि देखो यार, एक कॉज ऑफ एक्शन बैड हो जाएगा, इनकम्प्लीट हो जाएगा, अगर सारी चीजें एक साथ ना लाई गई। बेसिकली ऑर्डर टू रूल 2 पे एम्फेसिस डाला गया था इन द केस ऑफ हरिशंकर जैन वर्सेस सोनिया गांधी। ठीक है, नेक्स्ट चीज आ गई कि यार क्या एक इंसिडेंट, आई होप आप लोगों को फास्ट ना लग रहा, बिकॉज इट इज द रिविजन ओवरव्यू टाइप्स दे रही हूं मैं आपको सारे सीपीसी का, तो आई होप आप लोगों को समझ आ रहा है। फास्ट तो नहीं लग रहा कि क्या चल रहा है ये? ऋतु, हीना एंड तनिषा। परफेक्ट, ठीक है, ओके। मुझे रोक देना रजे, आई कीप ऑन चेकिंग द चैट्स, मुझे बता देना कहां पे दिक्कत आएगी, कभी भी आएगी तो, ठीक है। अब देखो सवाल आता है कि क्या एक इंसिडेंट में एक से ज्यादा कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो सकते हैं? ये कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो गया, ये इंसिडेंट हो गया, क्या इन दोनों में कोई फर्क है? तो बोला गया हाँ जी, एक इंसिडेंट में मल्टीपल कॉजेज ऑफ एक्शन अराइज हो सकते हैं। जैसे पॉजिटिवली गाड़ी का एक्सीडेंट, एक की टांग टूट गई, एक का बैक हो गया, एक को कोई माइनर इंजरी हो गई, ये सारा कुछ। ठीक है, ये इंसिडेंट है एक कार का एक्सीडेंट, उसके अंदर मल्टीपल कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हमारे पास सिद्रमप्पा, MAPPA, सिद्रमप्पा वर्सेस राजा शेट्टी का केस है हमारे पास, जो ये बात बोलता है जो मैंने आपको अभी बताई है कि एक कॉज ऑफ एक्शन, मल्टीपल कॉज ऑफ एक्शन एक इंसिडेंट से अराइज हो सकते हैं। इसके बाद सवाल आता है कि क्या कोई फर्क है एप्लीकेशन, पिटिशन और प्लेंट में?
तो हमारे पास बेबी देव वर्सेस अजीत देव का केस है, बेबी देव वर्सेस अजीत देव, जिसमें बोला गया कि देखो यार, हम मानते हैं एप्लीकेशन का जनरल मतलब होता है टू अप्लाई। अप्लाई आप स्कूल में भी करते थे, आप कॉलेज में भी करते थे, अप्लाई करना, ठीक है। तो आप देखो, व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर समथिंग इट इज एन एप्लीकेशन, इट इज एन एप्लीकेशन। बट जब आप एप्लीकेशन में प्लीड करते हो, कुछ कोर्ट में प्रेयर की फॉर्म में लेके आते हो वो एप्लीकेशन, तो हम उसको पिटिशन का नाम दे देते हैं, ठीक है। हम उसको पिटिशन का नाम दे देते हैं। कोई ऐसी एप्लीकेशन जब वो कोर्ट की प्रेयर के फॉर्म में आती है तो वो पिटिशन बन जाती है। और ऐसे ही अगर ये पिटिशन जो होती है ये हमारे ऑर्डर 1, ऑर्डर 2, ऑर्डर 6 और ऑर्डर 7 बताऊंगी क्या क्या है, इन चारों ऑर्डर्स को जब ये फॉलो कर लेगी तो ये पिटिशन इसका रूप ले लेगी प्लेंट का। हम फर्क देख रहे थे एप्लीकेशन, पिटिशन और प्लेंट में क्या फर्क है। तो हमने देखा एक एप्लीकेशन वो प्ले पिटिशन बन जाती है, पिटिशन इन चारों को फॉलो करती है तो वो प्लेंट बन जाती है, ठीक है। बिफोर आई मूव अहेड आई वुड लाइक टू टेल यू गाइस समथिंग। वेट, स्कीम ऑफ द एक्ट तो देखी ही नहीं। स्कीम क्या इस एक्ट की? इस एक्ट को मैं डिवाइड करना चाहूं तो आई थिंक आई विल बी डिवाइडिंग इट इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट रहेगा हमारा बॉडी, सेकंड रहेगा शेड्यूल एंड थर्ड इज अपेंडिसेस। बॉडी में हमारा रहता है 158 सेक्शंस एंड डिवाइडेड विच इज डिवाइडेड इनटू 11 पार्ट्स। शेड्यूल में हमारे रहते हैं 51 ऑर्डर्स और आई थिंक हमारे पास ए टू जी, आई डोंट रिमेंबर कितनी सारी अपेंडिसेस हैं, लेट मी जस्ट चेक इट फॉर यू गाइस। Anyway, whatever it is, I don't know कहाँ पे है। We have appendix A, E, F, H, A to H है I think, yeah, A to H है। 8 अपेंडिसेस हो गई, ठीक है ना। ओके, इसमें हम जानते, अच्छा आप देखो बॉडी क्या है, 11 पार्ट्स, 158 सेक्शंस। हम जानते हैं पूरा सीपीसी ना प्रोसीजरल है, बट इस पूरे प्रोसीजरल सीपीसी का ना कुछ हिस्सा ऐसा है जो कम प्रोसीजरल है, कुछ हिस्सा ऐसा है जो ज्यादा प्रोसीजरल है ना। जो कम प्रोसीजरल हिस्सा है, पूरी तो प्रोसीजरल है ही, तो कम प्रोसीजरल को हम सब्सटैंटिव हिस्सा बोल देते हैं पूरे एक्ट का। तो पूरे एक्ट का जो बॉडी है ना वो एक तरह का सब्सटैंटिव पोर्शन है। तो मतलब बेसिकली सब्सटैंटिव पोर्शन ऑफ द अदरवाइज प्रोसीजरल लॉ, जो बॉडी है इट इज अ सब्सटैंटिव पोर्शन ऑफ द अदरवाइज प्रोसीजरल लॉ, वैसी प्रोसीजरल है और उसका सब्सटैंटिव हिस्सा जो है उसकी बॉडी है। और शेड्यूल तो हम जानते हैं सबसे ज्यादा प्रोसीजरल अगर कुछ है पूरी सीपीसी में तो उसका शेड्यूल ही है, ठीक है। मोस्ट प्रोसीजरल है तो ये भी प्रोसीजरल, बट जितनी सीपीसी प्रोसीजरल है, जितने ऑर्डर्स प्रोसीजरल है, उतने प्रोसीजरल नहीं है बॉडी। इसलिए हम बॉडी को 158 सेक्शंस को बोल देते हैं द सब्सटैंटिव पोर्शन ऑफ द अदरवाइज प्रोसीजरल लॉ, कि बाकी प्रोसीजरल है उसमें से थोड़ा सब्सटैंटिव पोर्शन है, ठीक है। अब आप देखो, मैंने यहाँ पे एक बात बोल के छोड़ दी कि पिटिशन को प्लेंट बनने के लिए इन 4 चीजों से गुजरना पड़ेगा। तो इसलिए एक काम करते हैं, पहले सारे ऑर्डर्स पे नजर मार के आते हैं एक बार, सारे ऑर्डर्स पे, ठीक है। आ जाओ, सबसे पहले हम जानते हैं सूट फाइल जब करते हैं ना, इंस्टीट्यूशन ऑफ अ सूट, उसके लिए हमारे पास है ऑर्डर 4 जो कहता है प्लेन से आएगा,
या किसी और तरीके से आएगा, या प्लेंट से आएगा या किसी और तरीके से आएगा। मतलब क्या प्लेंट के बिना भी हम कोर्ट में जा सकते हैं, बिना प्लेंट फाइल किए? जी, जा सकते हैं। आप एचएमए में जाते हो, पिटिशन नहीं फाइल करते? करते हैं पिटिशन, डिवोर्स की पिटिशन, है ना? डिवोर्स की प्लेंट थोड़ी लगाई आपने। एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं क्या? हाँ, अगर दोनों पार्टीज में आपस में कोई सुलह कर ली है, ठीक है, और वो जाके वो कोर्ट में प्रेजेंट कर देते हैं, और कोर्ट बाद में उसी एप्लीकेशन के बेसिस पे डिक्री दे देता है, तो उस एप्लीकेशन को प्लेंट की तरह ट्रीट करा जाता है, बट होती वो एप्लीकेशन ही है। कैसी एप्लीकेशन? जिसमें पार्टीज ने मिलकर कुछ डिसाइड करा, उन्होंने कोर्ट में डाला, कोर्ट ने उसी बेसिस पे डिक्री फ्रेम कर दी, तो वो जो एप्लीकेशन है वो प्लेंट की तरह ट्रीट की जाएगी, तो एप्लीकेशन से भी सूट फाइल करा जा सकता है। तो सूट फाइल करने के 3 तरीके हैं हमारे पास। पिटिशन, प्लेंट तो होती है, हम सारे जानते हैं। पिटिशन का एग्जांपल हमने देख लिया और एप्लीकेशन का एग्जांपल भी हमने देख लिया। तो जो आप जब सेक्शन 26 रेड विद ऑर्डर 4, ये दोनों चीजें जब एक साथ देखोगे तो इसमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज पाओगे, एक दूसरे की ऑलमोस्ट कॉपीज ही है, ये थोड़ा सा ही फर्क है सिर्फ। तो हम देख रहे हैं कि पहला जो हमने ऑर्डर देखना है वो रहेगा हमारा ऑर्डर नंबर 26, इंस्टीट्यूशन ऑफ, ऑर्डर नंबर 4 सेक्शन नंबर 26, इंस्टीट्यूशन ऑफ अ सूट। कैसे कैसे हो सकता है, कितनी कॉपीज डालनी है, एफिडेविट लगाना है, ये सारा कुछ हम देखते हैं सेक्शन नंबर 26 एंड ऑर्डर नंबर 4। नेक्स्ट अप हमारे पास आ जाता है, मैंने आपको अभी बताया कि एक पिटिशन को प्लेंट बनने के लिए ये 4 रास्तों से गुजरना पड़ेगा। वो 4 रास्ते क्या हैं वो डिस्कस करते हैं। आ जाओ, वो 4 रास्ते देखते हैं। पहला है ऑर्डर नंबर 1, जो बात करता है पार्टीज की, कि देखो यार, मैं एक पिटिशन हूं, मैं अगर प्लेंट बनना चाहती हूं ना, तो मुझे इसके सारे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे कि कौन सी नेसेसरी पार्टी है, कौन सी प्रॉपर पार्टी है, कब ज्वाइंडर हो जाएगा, कब पार्टीज को जोड़ सकते हैं, प्लेंटिस को कब जोड़ा जा सकता है, डिफेंडेंट्स को कब जोड़ा जा सकता है, कब मिस ज्वाइंडर माना जाएगा, कब नॉन ज्वाइंडर कहा जाएगा, कब एडिशन हो सकती है, कब सब्सटीट्यूशन हो सकती है। ये सारा कुछ ऑर्डर 1 में दिया गया है, जिससे आप डील करोगे। अगर आपको एक पिटिशन हो, आप तड़प रहे हो प्लेंट बनने के लिए, तो इस सबको फॉलो कर लो, पहला। देन आता है ऑर्डर 2, जो बात करता है कॉजेस ऑफ एक्शन की, कि यार सारी बात एक साथ लेकर आओ, हम आपके लिए फ्री नहीं है, हम बार बार आपकी बातें नहीं सुनेंगे, ठीक है। तो सारा कुछ, जितने भी कॉजेस ऑफ एक्शन है, हम पढ़ते हैं ऑर्डर 2 रूल 2, सबसे इंपॉर्टेंट है ना, कितनी बार सुना होता है ऑर्डर 2 रूल 2, जो कहता है सारे कॉज ऑफ एक्शन को एक ही साथ ले आया जाए। और हम इसमें देखते हैं कि कब आप दोबारा कोर्ट में नहीं आ सकते हो, सारे बार्स वगैरह के बारे में हम ऑर्डर 2 में देख लेते हैं। उसके बाद हमने ऑर्डर 4 ऑलरेडी देख लिया है, ये देख लिया। उसके बाद आता है ऑर्डर 6, जो बात करता है प्लीडिंग्स जनरली। तो बेसिकली सबसे बेसिक सेक्शन है, कुछ भी नहीं है सेक्शन में खास, थियोरेटिकल सा सेक्शन है कि ये रखो प्लेंट में, प्लीडिंग में ये होना चाहिए, ये रूल फॉलो करो, इस ऑर्डर में लिखो, ये चीजें मेंशन करो। ये सारी बेसिक चीजें जो है प्लीडिंग को लेके वो ऑर्डर 6 में दी गई हैं। और ऑर्डर 7 आता है उसके बाद, जो प्लेंट के रूल्स देता है कि प्लेंट जब फाइल कर रहे हैं तो उसके रूल्स क्या रहने वाले हैं, ये बात करी गई है ऑर्डर नंबर 7 में। तो सोचो, मैं एक एप्लीकेशन हूं या मैं एक पिटिशन हूं, मैं प्लेंट बनना चाहती हूं, तो मैं यहां से गुजरूं, यहां से गुजरूं, यहां से गुजरूं, यहां से गुजरूं, अगर चारों से सही सलामत गुजर गई, मैं चारों को फॉलो करते ले गई मैं अपने साथ, तब मैं एक प्लेंट का रूप ले लूंगी। तो अभी तक हमने ऑर्डर 4 देख लिया, जो इंस्टीट्यूशन ऑफ अ सूट की बात करता था, ऑर्डर 1 पार्टीज, ऑर्डर 2 कॉजेस ऑफ एक्शन, ऑर्डर 6 प्लीडिंग्स, ऑर्डर 7 प्लेंट। ठीक है। होता क्या है ना, अगर मैं सीपीसी को डिवाइड करना चाहूं ना, समझ आया रजे यहां तक? पहले बताओ, तभी मैं आगे जाऊंगी। ऑल राइट, परफेक्ट, आ जाओ। तो होता क्या है, अगर मैं सीपीसी को डिवाइड करना चाहूं ना, मैं सोचू यार कि सीपीसी है क्या, एक एक सूट डाला, सिविल सूट, है ना, अब वो पूरी चीज है क्या? तो पूरी चीज अगर मैं देखना चाहूं तो मैं सीपीसी के कुछ 51 ऑर्डर्स में से
मैं कहूंगी कि यार 15-20 ही काम के हैं, काम के एज इन जिसमें प्रोसीजर खत्म हो जाएगा पूरा, 15 का ऑर्डर ही होंगे। लेट अस सी, हमने ऑर्डर 1 देख लिया, ऑर्डर 2 देख लिया, ऑर्डर 3 जो है ना इसको अभी के लिए छोड़ दो, बाद में देखेंगे। फिर आता है ऑर्डर 4 जो हमने देख लिया, ऑर्डर 5 बताती हूँ, ऑर्डर 6, ऑर्डर 7, ऑर्डर 8। ये देखो हुआ क्या, पार्टीज, क्लेम्स हमारे सारे कॉज ऑफ एक्शन को छोड़ दो, इंस्टीट्यूशन, प्लीडिंग्स, प्लेंट, प्लेंट के बाद क्या होता है, रिटन स्टेटमेंट, सेट ऑफ काउंटर क्लेम एटसेट्रा, उसके क्या रूल्स रहेंगे, कितने दिन में फाइल होगा, ये सारी चीजें ऑर्डर 8 में होती हैं, है ना। ये जो बैठे हैं ऑर्डर 5, ये ऑर्डर 5 बात करता है सम्मन्स की, कि यार अब कोर्ट में जा रहे हो तो सम्मन तो देखो भेजने पड़ेंगे। वो सम्मन कहां पे भेजते हैं, वो सम्मन ऑर्डर 5 में भेजते हैं, जिसको मैं बाद में कराऊंगी, आप लिख लीजिए बस। इट इज ऑर्डर 5 इज रेड विद सेक्शन नंबर 27 to 32। सेक्शन 27 से 32 के साथ हम सम्मन्स का कॉन्सेप्ट ऑर्डर 5 को पढ़ते हैं। ठीक है, अब जो मार्क जो मैं क्रॉस लगाया वो नहीं, उसके अलावा मैं आपको बताती हूँ कितने इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सीपीसी में ये याद है ना, आपको सीपीसी समझ आ चुकी है। देखो ऑर्डर 8 आ गया, उसके बाद आप लगा लो ऑर्डर 9। हुआ क्या, हमने पार्टी को सम्मन भी भेज दिया, उसने प्लीडिंग के रूल भी फॉलो कर दिए, प्लेंट फाइल कर दी, रिटन स्टेटमेंट फाइल कर दी। अब अपीयरेंस एंड नॉन अपीयरेंस, हो सकता है पार्टी आए या हो सकता है पार्टी ना आए। अपीयरेंस एंड नॉन अपीयरेंस, अगर पार्टी नहीं आती तो क्या, अगर डिफेंडेंट नहीं आता तो क्या, प्लेंटिफ नहीं आता तो क्या, एक्स पार्टी, डिसमिसल ऑफ सूट, ये सारी चीजें हम ऑर्डर 9 में देखते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारे पास ऑर्डर 10। ऑर्डर 10 बात करता है ओरल एग्जामिनेशन को भी ना, आई थिंक हम अभी लिस्ट में से निकाल सकते हैं, बट चलो बता देती हूँ क्योंकि मैंने शुरू कर दिया। इसको लिस्ट में से निकाल सकते हैं, मेरे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 1 2 4 5 6 7 8 9, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, 10 हल्का इंपॉर्टेंट है, पर देख लेते हैं। ओरल एग्जामिनेशन की बात करता है, और बात करता है अगर एडीआर में भेजना है सूट किसी मैटर को, तो बंदे को एडीआर में भेज दो, 10 में भेजते हैं। ठीक है, उसके बाद 11 को भी मैं अभी स्किप कर रही हूँ, 12 को भी मैं अभी स्किप कर रही हूँ, 13 को भी मैं अभी स्किप कर रही हूँ, 12 को करा जाए या ना करा जाए स्किप। ओके लेट्स सी, ये तीनों को स्किप कर देते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं सेक्शन ऑर्डर 14 पे। ये कराने हैं मैंने, मैं स्किप नहीं करा रही हूँ, मैं आपको बेसिक प्रोसीजर बता रही हूँ। बेसिक प्रोसीजर क्या रहता है, एक आप कुछ काम कर रहे हो ना, उसका एक सीधा तरीका होता है, वो सीधा तरीका ये है 1 2 4 5 6 7 8 9 और ये 14, ये क्रॉस नहीं लगाया मैंने 14 पे, तो 14 है। ठीक है, गलती से इनसर्कल हो गया मुझसे, हाँ जी। तो ऑर्डर 14 बात करता है फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज की। आप देखो इतना कलेश कर रहे हैं इसके लिए, और ये बैठे ऑर्डर 14 में जाके। ठीक है, फिर बात आ जाती है ऑर्डर 15 को भी आप थोड़ा हल्के में ले सकते हो, आ जाता है ऑर्डर 16। ठीक है, ऑर्डर 16 बात करता है विटनेसेस को बुलाने की। यार जो विटनेसेस है उनको कैसे बुलाया जाए कोर्ट में, उसको लेके ऑर्डर 16 बात करता है। फिर आता है ऑर्डर 17 जो बोलता है, जो बात करता है एडजर्नमेंट्स की। फिर आता है ऑर्डर 18 जहां पे ट्रायल होता है। आप देखो 14 के बाद ट्रायल 18 में हो रहा है, 4 ऑर्डर्स बीच में खाली रह रहे हैं, मतलब आई मीन नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रेमिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप ट्रायल होना चाहिए था, तो कुछ कुछ घुसा रखा है इन्होंने, है ना। तो ट्रायल आके ऑर्डर 18 में होता है। 19 में आप बात करते हैं एफिडेविट्स की, और ऑर्डर 20 में बात होती है जजमेंट की, जिस जजमेंट की ऑर्डर 21 में एग्जीक्यूशन हो जाती है। तो आप देखो हमारे पास, लेट अस जस्ट काउंट कि कितने काम के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कितने रह गए। ठीक है, वी हैव ऑर्डर 21,
22, सॉरी ये ऊपर से देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, ओके, 7 8 8 9 10 11 12 13 ओहो 13, आई होप देख लो। तो अपने पास टेक्निकली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बचता है वो ये लिस्ट बनती है, 1 2 4 5 6 7 8 9, then we have 14, then we have 16 17 18 19 20 and 21। तो अगर हम बाकी फालतू ऑर्डर्स को ना भी रखते ना तो भी हमारा ट्रायल अच्छे से हो जाता। तो भी एक इंसान जजमेंट लेने कोर्ट में आया है, उसको जजमेंट मिल ही जाती अगर वो फालतू चीजें ना भी करता, तो बाकी चीजें सीपीसी में फॉलो ना भी करता तो। लेकिन क्योंकि सीपीसी में है तो आप बेसिकली आपको सबसे एम्फेसिस इन पे देना है, तो क्योंकि बाकी चीजें सीपीसी में है इसको तो देखा हमें पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, अब जो हमने छोड़ा था ना वो देख लेते हैं। हमने छोड़ा ऑर्डर नंबर 3, जो बात करता है यार कोर्ट में आ कौन कौन सकता है, कौन रिप्रेजेंट कर सकता है, क्या मैं आ सकती हूँ, क्या मेरा प्लीडर आ सकता है, कौन कौन आ सकता है, ऑर्डर 3 बताता है। ठीक है, बाकी हमने देख लिए हैं। ऑर्डर 1 पार्टीज ऑफ एक्शन, कौन रिप्रेजेंट करेगा, constitution of suit, summons, pleading generally, plaint and written statement। 9 अपीयरेंस एंड नॉन अपीयरेंस की बात करता था, 10 ओरल एग्जामिनेशन की बात करता था। अब हुआ क्या, जो मैं चाहती हूं ना वो सब कुछ मेरे को, कुछ सवाल है जो मेरे अधूरे रह गए हैं। इंटेरोगेटरीज, हम इंटेरोगेटरीज भेजते हैं कोर्ट से, उस बंदे को कोई डॉक्यूमेंट मंगवाना है, हमने कुछ भी करना है ना, हम इंटेरोगेटरीज के थ्रू कोर्ट भेजता है दूसरी पार्टी के पास कि इस बातों का जवाब चाहिए या ये डॉक्यूमेंट चाहिए। 12 में आ जाता है हमारे पास एडमिशन। अब देखो ना, अगर एडमिशन कर लेगा, हम जानते हैं एडमिशन के बाद वो चीज प्रूफ में नहीं जाती, उस चीज को प्रूव नहीं करना पड़ता। ठीक है, एडमिशन जिस चीज की हो जाती है उस चीज के लिए हम जनरली लड़ते नहीं हैं, है ना, यही जनरल रूल रहता है दैट वी डोंट फाइट फॉर इट। तो इसीलिए एडमिशन करा लो ताकि सारी बातों पे कलेश ना करना पड़े, कुछ चीजों में जो एडमिट करता है वो वहीं से यहीं से निकल जाएंगी बाहर। ये हो गया 12। ये 13 बात करता है डॉक्यूमेंट्स की। कौन से डॉक्यूमेंट्स, रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट्स, इंपाउंडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, रिजेक्शन एटसेट्रा, सारा कुछ ऑर्डर 13 में डील किया गया है। तो आप देखो 10 में ओरल एग्जामिनेशन हो रही थी जिसमें आप पूछ रहे थे इंसान को, एडीआर वगैरह में भेज रहे थे। ठीक है, उसके बाद 11 में आपने कोर्ट से इंटेरोगेटरीज भेज दी हैं, 12 में एडमिशन हो गई है और 13 में डॉक्यूमेंट चले गए हैं। कोर्ट ने देख लिया रिटर्न कौन सा करना है, इंपाउंड कौन सा करना है, एटसेट्रा एटसेट्रा। 14 में फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज हो गई है। उसके बाद आगे 15 जो है वो बात करता है फर्स्ट हियरिंग की। जब केस फर्स्ट हियरिंग में खत्म हो जाए, नहीं होता, बट बना हुआ ऑर्डर 15 तो हमने देख लेना है। ठीक है, 16 विटनेसेस को बुलाने की बात करता है, इसमें बचता है 16A, जो जेल में विटनेस बैठा है उनको कैसे बुलाना है, उसके लिए हमारे पास बीच में 16A बैठा है। 17 एडजर्नमेंट्स, 18 ट्रायल, 19 एफिडेविट्स, 20 जजमेंट एंड डिक्री, इसके बीच भी 20A बचता है जो बात करता है कॉस्ट्स की, 20A। उसके बाद 21 एग्जीक्यूशन। पहले मुझे बताओ 1 to 21 में कोई कंफ्यूजन है कि 1 to 21 क्या है? ऑल ऑफ यू, ऑर्डर 1 to 21 स्टोरी की तरह समझ आया कि हो क्या रहा है एक्चुअली? ओके, हमने देख लिया, याद हुए हैं रजे, याद हो गए आप लोगों को? एक प्लेट, सबसे पहले तो ऑर्डर 4 सबसे पहले देख लिया,
ऑर्डर 4 क्या था? देखो यार, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट करना पड़ेगा, प्लेंट फाइल, प्लेंट के थ्रू इंस्टीट्यूशन मानी जाएगी सूट की। अगर एक पिटिशन को प्लेंट बनना है तो वो ऑर्डर 1, 2, 6 और 7 को फॉलो कर ले। अब कोर्ट में आ कौन कौन सकता है? 3 बताता है, समन भेजना है 5 बताता है, 7 के अगला स्टेप, प्लेंट के अगला स्टेप रिटर्न स्टेटमेंट ही होता है, 8 बताता है। ये तो पहले 8 तो ऐसे ही पी गए हम कोर्ट के। पार्टी आई नहीं आई तो क्या? ओरल एग्जामिनेशन पार्टी का 10 में हो रहा है, इंटेरोगेटरीज वो 11 में मंगा रही है, एडमिशन 12 में हो रहा है, 13 में डॉक्यूमेंट्स का क्या करना है कोर्ट देख रहा है, 14 में फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज हो गया, 15 में फर्स्ट हियरिंग में ही केस डिस्पोज हो गया, 16 में विटनेसेस को बुला लिया, कैसे बुलाना है, 16A में जेल से विटनेस को कैसे बुलाना है, 17 में एडजर्नमेंट्स की बात करता है, 18 ट्रायल हो गया, 19 में एफिडेविट्स भेजे गए, 20 में जजमेंट और 21 में एग्जीक्यूशन। याद हुए? मुझे ये जानना है, याद हुए हैं? आप लोग प्लीज मुझे बता सकते हो आपने पहले सीपीसी पढ़ रखी है क्या? किस किसने पढ़ रखी है तीनों में से? हीना, ऋतु एंड तनीषा? Want to say something, Hina? ऋतु आपने पढ़ रखी है? बाकी ऋतु चल रही है, ओके ओके। कौन पढ़ा रहा है रजे? हिना ने पढ़ रखी है। रोहित सर, ऑल राइट। ऑर्डर याद नहीं होते? कोई बात नहीं, हिना करके जा रहे हैं आज, डोंट वरी। चलो चलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ठीक है। अब आप देखो, वो ऑर्डर 21 तक हमें याद हो गया है। अब हम चलते हैं कुछ ऐसे मैटर्स पे जो यार मेन मैटर तो नहीं है, लेकिन मेन के साथ साथ चल रहे हैं। तो बेसिकली वो ऐसे मैटर्स हैं जो इंटरिम मैटर्स, इंटरिम चीजों का जिनको नाम दे सकते हैं। जैसे कि सूट चल रहा है, ट्रायल तो हो ही जाना है, जजमेंट आ ही जानी है, पहले ऑर्डर 21 तक के बीच वाला प्रोसीजर है ना, उसमें सब कुछ हो जाना है। लेकिन सोचो, अगर पार्टी मर गई, या पार्टी की शादी हो गई, या पार्टी इंसॉल्वेंट हो गई, या पार्टी इंसेन हो गई, कुछ भी हो गया पार्टी के साथ, जिसकी वजह से सूट अबेट हो गया, तो क्या ऑर्डर 22 कहता है मेरे पास आ जाना, मैं बता दूंगा। ठीक है। ऑर्डर 23 कहता है देखो, अगर आपको कुछ विड्रॉ करना है, अपना क्लेम विड्रॉ करना है या कोई एडजस्टमेंट करनी है, विड्रॉल, एडजस्टमेंट, ऑर्डर 23 कहता है मैं बैठा हूं। ठीक है। ऑर्डर 24 हम कहते हैं कि यार डिफेंडेंट जो है वो बोलता है कि देखो, मैं कोर्ट में पैसे जमा कराने के लिए तैयार हूं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं भरना ऊपर से। कोर्ट ये मेरे पे 1 लाख का सूट फाइल कर रहा है ना, 70,000 तो मैंने इसे लिया था, ये पकड़ो 70, मैं कोर्ट में जमा कराती हूँ। ऑर्डर 24 में। ऑर्डर 25 सिक्योरिटी बाय प्लेंटिफ। सिक्योरिटी बाय प्लेंटिफ क्या हो गया कि यार देखो, डिफेंडेंट कह रहा है सर ये फ्रिवलस मैटर है, ये सूट वैलिड सूट है ही नहीं सर, ये जान के मुझे परेशान करने के लिए कर रहा है, तो कोर्ट ऑर्डर कर सकती है, सिक्योरिटी कोर्ट डिमांड कर सकती है सिक्योरिटी की फ्रॉम द प्लेंटिफ। पहले सिक्योरिटी रखवा, उसका जितना खर्चा हो रहा है रोज आने का, अगर ये फ्रिवलस निकला तो यू विल हैव टू कॉम्पेंसेट फॉर इट, तू रखवा के जा। ऑर्डर 25। ठीक है। तो ऑर्डर, ये 4 मैटर्स, और आगे और देखते हैं। ऑर्डर 26 कमीशंस। किस किस चीज पे कोर्ट को लगता है कि कमीशन बनाने की जरूरत है, हम चाहते हैं कि सारा कुछ ये चेक करें, हम लोग जरा कम ध्यान दें, या किसी की हेल्प चाहिए तो कोर्ट कमीशन बनाता है ऑर्डर 26 में। इसके बाद हमारे पास आ जाता है इंटरिम में ऑर्डर 37 एंड 38 एंड 39 आई थिंक। ओके, 39 बात करता है टेम्परेरी इंजंक्शन की। टेम्परेरी इंजंक्शंस
हमने इंजंक्शंस पढ़े हैं, एसआरए में भी पढ़ेंगे हम इंजंक्शंस, चैप्टर नंबर 7 और 8। लेकिन एसआरए में सिर्फ टेम्परेरी इंजंक्शन, एसआरए में सारी तरह की इंजंक्शंस बात की गई है, और सीपीसी में सिर्फ और सिर्फ टेम्परेरी इंजंक्शंस की बात की गई है। तो टेम्परेरी इंजंक्शंस भी एक इंटरिम मैटर है जो ऑर्डर 39 में डील कर लिया जाता है। अब बात आती है ऑर्डर 38 की। ऑर्डर 38 में, अलाउ मी अ सेकेंड, यस, हुआ क्या, जजमेंट से पहले अरेस्ट करना है इंसान को या अटैचमेंट करनी है, ये वाली चीज केटर की जाती है ऑर्डर नंबर 38 में। तो ये भी एक इंटरिम मैटर है। ये सारे जो इंटरिम मैटर्स है ना, आप देखो, अबेटमेंट ऑफ अ सूट, विड्रॉल, एडजस्टमेंट, डिफेंडेंट ने पैसे दिए, सिक्योरिटी दी, प्लेंटिफ ने कमीशंस बनाई, अरेस्ट हुआ, अटैचमेंट हुआ, टेम्पररी इंजंक्शन आई, या ऑर्डर 40 में अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर हो गया, अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर। तो ऑर्डर 40 में अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर हो गया। ये सारे जो मैटर्स है ना, ये सारे ऐसे मैटर्स हैं जो इंटेरिम में रह जाते हैं, कभी फाइनल चीज के बाद नहीं जाते, बिफोर जजमेंट ही सारा कुछ हो जाता है। रिसीवर अपॉइंट हो गया, बंदा इंसॉल्वेंट हो गया, इसको पता नहीं इसने अपने पैसों का क्या करना है, कोर्ट कहती है मैं एक रिसीवर अपॉइंट करती हूँ, वो देखेगा, सारा मैटर कर दिया। टेम्पररी इंजंक्शंस ग्रांट कर दी कि जब तक ये नहीं हो जाता यू विल नॉट डू दिस, ठीक है। अरेस्ट कर दिया, अटैचमेंट कर दी प्रॉपर्टी की। ये सारी चीजें जो है ये बिफोर जजमेंट, जजमेंट के दौरान हो रही हैं, आप देख रहे हो, जजमेंट के दौरान, मतलब जजमेंट आई नहीं है, सूट के दौरान ही हुई जा रही है, अबेटमेंट वगैरह सारा कुछ। तो ये सारे इंटरिम मैटर्स की अगर हम हेडिंग डालते हैं तो उसमें हम डाल सकते हैं। ये लो, ठीक है, यहां तक क्लियर है रजे, बताओ। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, कुछ मैटर्स ना पार्टी से जुड़े होते हैं, स्पेशल पार्टी है यार, ये तो नॉर्मल इंसान है ही नहीं। प्रोसीजर तो वही रहना, देखो प्रोसीजर तो सारा वही रहना है जो हम पढ़ के आए हैं 1 से 21 में, प्रोसीजर तो वही रहना है, बट हो सकता है पार्टी अलग हो। जैसे कि ऑर्डर 27, सूट्स बाय और अगेंस्ट गवर्नमेंट, थोड़ा सा अलग तरीका हम आपको यहाँ पे बता देते हैं। ऑर्डर 28, मिलिट्री, मिलिट्री वाले मैटर्स के लिए ऑर्डर 28 पिक्चर में आ जाता है। ऑर्डर 29 बात कर रहा है कमीशंस की, कॉर्पोरेशंस की, सॉरी, कॉर्पोरेशंस, उनमें कैसे सूट फाइल होना है, समन कैसे जाने हैं, किसको जाने हैं, थोड़ी बात जो अलग चीज होती है वो आपको बता दी जाती है। ऑर्डर 30, पार्टनरशिप फर्म्स, इनके सूट को लेके क्या प्रोविजंस है ऑर्डर 30 में दिए गए हैं। ऑर्डर 31, ट्रस्टी को लेके कैसे सूट फाइल होगा, ऑर्डर 31। ऑर्डर 32, माइनर इंसॉल्वेंट कैसे होगा, ऑर्डर 32। स्पेशल सूट्स हैं सारे, ये स्पेशल सूट्स हैं सारे। 32A, फैमिली मैटर्स, ऑर्डर 33, इंडिजेंट पर्सन है, बहुत गरीब है, उसका सूट को लेके ऑर्डर 33। ऑर्डर 34, मॉर्गेज वाले मैटर्स को लेके सूट, ऑर्डर 34। ऑर्डर 35, इंटरप्लीडर सूट, इंटरप्लीडर सूट माने वो वाले सूट्स, आप रेंट देना चाहते हो, दो लोग मांग रहे हैं, समझ नहीं आ रहा, मैं कोर्ट में दे देती हूँ, सर ये देखो आप पकड़ो दोनों की लड़ाई, आप देख लो, मैं तो देने को तैयार हूं सर। जब बंदा देने को तैयार होता है ना, तो इंटरप्रीटर सूट फाइल कर देता है कि सर पता नहीं है किसको किसको दूं, ये कंफ्यूजन है मुझे। तो हमारे आप देखो स्पेशल सूट देखो कितने तरह के हो गए, 27 से स्पेशल तरह के सूट्स हैं। कैसे स्पेशल, में पार्टी स्पेशल है, गवर्नमेंट को लेके अलग ट्रीटमेंट, मिलिट्री को लेके अलग, 29 कॉर्पोरेशन, 30 पार्टनरशिप फर्म, 31 ट्रस्टी, 32 माइनर या इंसॉल्वेंट पर्सन।
32 ए फैमिली मैटर्स, 33 इंडिजेंट पर्सन को लेके सूट, 34 मॉर्गेज को लेकर, 35 इंटरप्रीटर सूट्स। आपको समझ आ रही है स्पेशल क्यों है? आई होप यू अंडरस्टैंड। क्योंकि ना पार्टीज में थोड़े कुछ प्रिविलेज मिलना चाहिए, इनको कुछ अलग तरीका होना चाहिए, वो तरीका हम आपको इनमें बता रहे हैं। जनरली ऑर्डर 1 to 21 का ही तरीका है, लेकिन कुछ जो अलग है वो हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं। पहले मुझे बताओ, ऑर्डर 35 तक सारे कवर हो गए हैं, क्लियर है सारे ऑर्डर 35 तक? Everyone, you will have to confirm so that I can move ahead. परफेक्ट, ठीक है। अब आप देखो, ऑर्डर 38 से ऑर्डर 38, 39, 40 तो हमने पहले देख लिया था, है ना? जब इंटेरिम चीजें देख रहे थे हम, उसमें देख लिया था हमने। 38 था अटैचमेंट, 39 था इंजंक्शंस, 40 था रिसीवर, है ना? तो अपने पास 35 के बाद 36 और 37 बच गए। अपने को 40 का मार्क पहुंचने के लिए 36 और 37 बच गए। 36 बात करता है बाकी स्पेशल केसेस की, तो बच जाएंगे वो 36 में आ जाएंगे, और 37 में आ जाएगा हमारा समरी प्रोसीजर। मतलब ये एक्स्ट्राज है, इनको आप एक्स्ट्रा सेक्शन लेके, एक्स्ट्रा ऑर्डर लेके चलो। 36 और 37 को आप एक्स्ट्रा ऑर्डर लेके चलो, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं रेमेडीज पे। हमने अब तक क्या देखा? जनरल, फिर हमने इंटेरिम में देख लिया क्या क्या आएगा, थर्ड पोर्शन हमने देख लिया पार्टीज का, फोर्थ पोर्शन जो हम देखने लगे हैं उसको आप रफली रेमेडीज का नाम दे सकते हो। ये पूरा 41 से लेके 47 ऑर्डर तक कवर्ड है, ऑर्डर 41 टू ऑर्डर 47। कैसे? ऑर्डर 41 बात करता है फर्स्ट अपील की, 42 बात करता है सेकंड अपील की, 43 बात करता है अपीलेबल ऑर्डर्स। कौन से ऑर्डर्स की अपील जाती है? इसको हम रीड करते हैं रेड विद सेक्शन 104, ठीक है। ऑर्डर 43 के साथ 104 पढ़ा जाता है। इसके बाद हम आते हैं 44, अपील बाय इंडिजेंट, एक गरीब की अपील कैसे जाएगी? अपील बाय इंडिजेंट। 45, अपील टू सुप्रीम कोर्ट। 5 तरह की अपील्स हैं, रेमेडी नहीं है आपके, रेमेडीज तो है। फर्स्ट अपील, सेकंड अपील, अपीलेबल ऑर्डर्स, अपील बाय इंडिजेंट एंड अपील बाय सुप्रीम कोर्ट, अपील टू सुप्रीम कोर्ट। ये लो 46 आ जाता है हमारा रिवीजन, सॉरी रेफरेंस, आई थिंक इट्स रेफरेंस ओनली 46, let me just check। हाँ ठीक है, 46 इज रेफरेंस ओनली, राइट। 46 आता है रेफरेंस, 47 आता है हमारा रिव्यू। रेफरेंस कौन से मैटर्स में होता है? सिर्फ और सिर्फ जुरिस्डिक्शन में अगर हमारे को प्रॉब्लम लगता है ना, सीआरपीसी में बहुत सारे मैटर्स में रेफरेंस हो जाता है, यहाँ पे रेफरेंस सिर्फ और सिर्फ जुरिस्डिक्शनल मैटर को कंफर्म करने के लिए होता है। रिव्यू हम जानते हैं क्रिमिनल में रिव्यू का कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पे है, ठीक है। रिव्यू 47 में है। तो आप देखो, हमने 47 तक ये 7 रेमेडीज हैं, फर्स्ट अपील, सेकंड अपील, अपीलेबल ऑर्डर, अपील बाय इंडिजेंट, सुप्रीम कोर्ट को अपील, रेफरेंस, रिव्यू। तो काफी हद तक हमने कवर कर लिया है। 48, 49, 50, 51 चारों फालतू हैं, पर देख लेते हैं। 48 तो चारों फालतू हैं, ऑलरेडी मेंशन। 50, 51, 48 बात करता है चार्टर्ड हाई कोर्ट्स की, 49 बात करता है मिसलेनियस, 50 बात करता है, 50 और 51 दोनों जो है ना, इनको हम रीड करते हैं सेक्शन नंबर 7 एंड सेक्शन नंबर 8 के साथ। दोनों बात करता है, ये बात करता है प्रोविंशियल स्मॉल कॉजेस कोर्ट्स,
ये बात करता है प्रेसिडेंसीज की स्मॉल कॉजेज कोर्ट्स। ये दोनों सेक्शन 7 और 8 के साथ रीड करे जाते हैं। ऑर्डर 50 बात करता है स्मॉल कॉजेज कोर्ट्स ऑफ प्रोविंसेस। ऑर्डर 51 बात करता है रेड विद सेक्शन 8 प्रेसिडेंसीज की स्मॉल कॉजेज कोर्ट्स। तो पूरे 51 ऑर्डर्स हमने देख लिए हैं। अब आप लोग मुझे बताएंगे आपको इसकी रिवीजन फिर से चाहिए क्या? फिर से एज इन शुड आई जस्ट टेक यू वंस अगेन थ्रू 51 ऑर्डर्स सो दैट वी कैन मेमोराइज, और डू यू वांट मी टू मूव अहेड? ओके, करें याद फिर दोबारा से एक बार आगे चलने से पहले। परफेक्ट, चलो मेरे साथ शुरू हो जाना आप ऑर्डर 1 से। सबसे पहले हमने शुरू करा जर्नी अपनी ऑर्डर 4 से। ऑर्डर 4 बात करता था, देखो इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट कैसे होगा, रेड विद सेक्शन नंबर 26 की सूट डालने के लिए आपको प्लेन फाइल करनी पड़ेगी या किसी कोई भी और तरीके से कर सकते हैं। सेक्शन 26 ऑर्डर 4 डन। उसके बाद हमने देखा ऑर्डर 1 कौन कौन से पार्टीज को एक साथ जोड़ा जाएगा, नॉन ज्वाइंडर, मिस ज्वाइंडर, ये सारी चीजें, सारे कॉन्सेप्ट, प्रॉपर पार्टी, नेसेसरी पार्टी, ठीक है, ये सारी चीजें हमने देखी ऑर्डर 1 में। उसके बाद हम आगे ऑर्डर 2 पे। ऑर्डर 2 में हमने देखा कौन कौन से कॉज ऑफ एक्शन, कौन कौन से क्लेम्स को एक साथ आपको फाइल करना है, ये हम देखा ऑर्डर नंबर 2 में। फिर हम आगे ऑर्डर नंबर 3 पे, सॉरी पहले तो 1 2 6 7 देखते हैं। 1 2 6 ऑर्डर 6 बात करता है प्लीडिंग्स को लेके क्या रूल रहेंगे, देख लिए। प्लेंट कहता है प्लेंट फाइल करने के लिए क्या क्या तरीके हैं, ऑर्डर 7। तो इसके बाद हम आगे 3 पे, कौन कौन फाइल कर सकता है, 3 बताता है। 5 सम्मन्स जाएंगे, कैसे जाएंगे, इसमें सब्सिट्यूट सर्विस, चस्पा सर्विस, सर्विस बाय कोर्ट, सर्विस बाय प्लेंटिफ, ये सारा कुछ आप लोग देखेंगे ऑर्डर 5 में। उसके बाद आते हैं हम ऑर्डर 6 पे, हमने देख लिया प्लीडिंग वाले रूल, 7 में हमने देख लिया प्लेंट वाले रूल, 8 में हम देखेंगे रिटर्न स्टेटमेंट के रूल। प्लेंट के बाद रिटर्न स्टेटमेंट ही तो होती है, ऑर्डर 8 में है रिटर्न स्टेटमेंट, जिसमें बात करेंगे सेट ऑफ की, काउंटर क्लेम की, सब कुछ आके। पार्टी आती है कोर्ट में, नहीं आती, ये भी तो हो सकता है ना आए, ये भी हो सकता है आ जाए। अगर नहीं आती फिर तो सीधा चल जाएगा ट्रायल, मतलब अगर आ जाती है विदाउट एनीथिंग तो सीधा चल रहा है ट्रायल। अपेयरेंस एंड नॉन अपेयरेंस की बात ऑर्डर 9 में करी गई है। उसके बाद अगर कोर्ट को लगता है मैटर एडीआर में भेजना है, ओरल एग्जामिनेशन कर लेगा, एडीआर में मैटर भेज देगा ऑर्डर 10 में। उसके बाद आते हैं ऑर्डर 11 पे। ऑर्डर 11 में कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट आपको इंटेरोगेटरीज भिजवा देगा कि यार ये बताना, ये डॉक्यूमेंट लाना, ये सारा कुछ ऑर्डर 12 में। ऑर्डर 11 में, ऑर्डर 12 में एडमिशंस की बात करी गई है कि अगर हो सकता है कुछ एडमिट कर ले पार्टी तो यार कलेश कम होगा, तो लंबी लड़ाई नहीं चलेगी इतनी। एडमिशंस 12 में हो गई। 13 में बात करी गई है डॉक्यूमेंट्स की, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स एडमिट, मतलब आपने डॉक्यूमेंट दिए कोर्ट में, कोर्ट को लगता है कौन से काम के हैं, कौन से पाउंड करने हैं, कौन से रिटर्न करने हैं, सारा कुछ ऑर्डर 13 में। ऑर्डर 14 में फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज हो जाता है, सारा कुछ देख के इन सब के हिसाब से, और फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज हो गया ऑर्डर 14 में। ऑर्डर 14 के बाद हम आगे ऑर्डर 15 पे। ऑर्डर 15 में पहली हियरिंग में ही केस डिस्पोज ऑफ हो गया, जो नहीं होता यूजुअली, बट या ऑर्डर 15 में। ऑर्डर 16 में विटनेसेस को बुला लिया, ऑर्डर 16 ए में जेल से विटनेसेस को बुला लिया समन्स भेज के, ऑर्डर 16 ए। ऑर्डर 17 में हमारे पास सबसे पहले आ गया एडजर्नमेंट्स, एफिडेविट्स, राइट? 17 इज एफिडेविट इफ आई एम नॉट कंफ्यूजिंग, 17 इज राइट, एडजर्नमेंट, 17 इज एडजर्नमेंट, ठीक है। एडजर्नमेंट सी कर लिया आपने, आप जो भी डेट्स वगैरह सी करते हो 17 में करते हो। ऑर्डर 18 में आप आ गए, 18 है ट्रायल, 14 के बाद सीधा 18 ट्रायल था, कर लिया, ट्रायल हो गया। 19 में आपने एफिडेविट, जिस चीज के साथ एफिडेविट ना बीच में होने वाला प्रोसेस है, इसको अलग से एमी मेंशन कर रखा है। एफिडेविट, जिस चीज का एफिडेविट कोर्ट मांगी जाएगी आपको साथ साथ देना पड़ेगा, 19 में उसकी बात का जिक्र किया गया है। उसके बाद है 20 में जजमेंट एंड डिक्री है, 20 ए में कॉस्ट है, और 21 में 106 रूल्स हैं एक ऑर्डर के। सोचो कितनी बड़ी सीपीसी है, 21 ऑर्डर नंबर में ही 106 रूल्स है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा एग्जीक्यूशन। उसके बाद हम आ जाते हैं ऑर्डर नंबर 22 से। 22 बात करता था अबेटमेंट ऑफ सूट, पार्टी की शादी होगी, इंसॉल्वेंसी, मैरिज, इंसैनिटी, एनीथिंग, डेथ, ऑर्डर 22। ऑर्डर 23 विड्रॉल, एडजस्टमेंट ऑफ सूट, एनीथिंग, ऑर्डर 23। ऑर्डर 24 प्लेंटिफ ने कोर्ट में पैसे दे दिए। ऑर्डर 25 सिक्योरिटी दे दी, डिफेंड 24 में डिफेंडेंट ने कोर्ट में पैसे दे दिए, 25 में सिक्योरिटी दे दी प्लेंटिफ ने, 26 में कमीशंस बना ली, 27 में गवर्नमेंट वाले सूट, 28 में मिलिट्री वाले, 29 में कॉरपोरेशन वाले, 30 में पार्टनरशिप वाले, 31 में ट्रस्टीज वाले, 32 में इंसेन एंड माइनर वाले सारे मैटर्स 32 में, 32 ए में फैमिली मैटर्स,
33 में वी हैव इंडिजेंट वाले मैटर्स, 34 में वी हैव मॉर्गेज, 35 में वी हैव आर इंटरप्लीडर सूट, 36 में बाकी स्पेशल चीजें 36 के लिए फेंक दी, 37 में हमारे पास समरी ट्रायल की बात करी गई है, समरी प्रोसीजर कैसा रहेगा, 38 में अरेस्ट अटैचमेंट साथ साथ जो होती जाएगी वो है, 39 में टेम्परेरी इंजंक्शंस की बात करी गई है और 40 में रिसीवर अपॉइंट करने की बात करी गई है। 41 से रेमेडी स्टार्ट होगी, फर्स्ट अपील 41, 42 सेकंड अपील, 43 अपीलेबल ऑर्डर्स रेड विद सेक्शन 104, 44 हमारे पास है अपील बाय इंडिजेंट पर्सन, सॉरी 45 है अपील टू सुप्रीम कोर्ट, 46 बात करता है रेफरेंस की, 47 बात करता है रिव्यू की, 48 चार्टर्ड हाई कोर्ट्स, 49 हमारा बचता है मिसलेनियस, 50 हमारा बचता है प्रोविंशियल स्मॉल कॉजेस कोर्ट्स एंड 51 प्रेसिडेंसी स्मॉल कॉजेस कोर्ट्स। दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। आई होप इट हेल्प्ड यू। इसके बाद मैं आई विल बी बैक इन द नेक्स्ट क्लास एंड देन वी विल कंटिन्यू विद इट। ठीक है।